हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी दोस्त मेरे डेली प्रैक्टिस सेट देखता है उसको पता चल गया होगा मैं किस टाइप के क्वेश्चंस रखता हूँ और ये सारे क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस डिटेल वाइज मैं आपको इनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। अगर हमारे पास 250 वोल्ट आपूर्ति का कोई लैंप है, उसको अगर मैं 6 वोल्ट दूंगा, यानी कि वो 250 पे ऑपरेट होता है, 6 वोल्ट बिल्कुल लो वोल्टेज में उसको दे रहा हूँ, तो क्या होगा, हमारा लैंप फ्यूज़ हो जाता है। आपको पता होगा आजकल घरों के अंदर क्या है, गर्मियों का सिस्टम रहता है तो लाइट जो हमारे पास होती है, वोल्टेज जो होती है वो कम ही आती है शाम के टाइम, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए घरों के अंदर स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, जो हमारे पास कम वोल्टेज आती है उसको ज़्यादा वोल्टेज कर देता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए लगभग शाम के टाइम जो 190 वोल्ट के करीब या फिर 180 वोल्टेज के करीब वोल्टेज जो आ रही है, उस वोल्टेज को वो स्टेबलाइजर 230 या 220 वोल्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास आजकल जो हम वो स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं गर्मियों के टाइम में, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल लो वोल्टेज हमारे पास पहुंच जाए, 6 वोल्टेज ही पहुंचनी चाहिए 250, तो हमारा लैंप क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वर्णित नियम का नाम बताएं। आपको पता है एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराएं, मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु है, इस पर ये धाराएं मेरे पास आ रही है और ये धाराएं क्या है, मेरे पास जाने वाली है। तो ये धाराएं आने वाली इनकमिंग है और ये जाने वाली क्या है, आउटगोइंग है। तो इनकमिंग बराबर क्या है, आउटगोइंग। हमारे पास किरचॉफ्स का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का अगर हम बीजीय योग करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा, जो कि किसने बोला था, किरचॉफ्स फर्स्ट नियम के अंदर कहा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझे। अगर किसी में डाउट है किसी को भी तो आप मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर रहे हैं। सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी सारी जो वीडियोस रहती है प्रैक्टिस सेट की, उनको इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आता रहूँगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। ऋणात्मक तापक्रम गुणांक, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराए हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, अगर कोई आपके पास चालक है तो चालक का जो तापक गुणांक होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। अगर आपके पास कोई कुचालक होगा, ठीक है, कोई कुचालक होगा तो उसका जो तापक गुणांक क्या होता है, उसका तापक गुणांक होता है ऋणात्मक। अब हमें इनमें से देखना है कौन सा कुचालक है कौन सा चालक है, ठीक है। जो हमारा कुचालक होगा उसका क्या होगा, ऋणात्मक तापक गुणांक होता है। अब इनमें से देखते हैं, रजत यानी कि चांदी, चांदी तो हमारे पास जिसका जो बेस्ट कंडक्टर होता है, इसका तापक गुणांक क्या होगा, धनात्मक होता है, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, तांबा, तांबे का भी धनात्मक होता है, तापक गुणांक चालक होता है। एल्यूमिनियम भी हमारे पास चालक है। ऑप्शन क्या बचा है, सिलिकॉन। लेकिन यहाँ पर आप कहना चाहोगे सिलिकॉन तो एक हमारे पास क्या है, अर्धचालक है। तो आप बोलोगे कि हमारे पास सर ये तो अर्धचालक है, आपने तो बोला था अभी कुचालक का तापक गुणांक ऋणात्मक होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, हमारे पास जो अर्धचालक होते हैं उनका भी तापक गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक ही माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सिलिकॉन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डैश जो हमारे पास है, इज डन प्राइमरली बिफोर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः क्या किया जाना चाहिए। हमें सोल्डरिंग करनी है, कोई धातु को हमें जोड़ लगाना है, धातु पर सोल्डरिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसकी सफाई करनी होगी, यानी कि टिनिंग करनी होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के लिए कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस डेली आपके लिए लाकर रहता हूँ। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, टिनिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नरम सोल्डरिंग किस तापमान पर
की जाती है। जो हम नरम सोल्डरिंग करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग, कौन से तापमान पे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन हरियाणा के अंदर प्रोटेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा? हमारे पास राइट आंसर होगा 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नरम सोल्डरिंग का तापमान क्या होना चाहिए? 450 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को के अनुसार सही नहीं है? आपको क्या देखना है? सही नहीं है, ये देखना होगा ओम के नियम के अनुसार। अब आपको पता है ओम का नियम क्या होता है? जो वोल्टेज हमारा समानुपाती होगा करंट के। तो आप सभी को पता है ये मेरा ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या होता है? अगर किसी चालक तार के अंदर बहने वाली धारा अप्लाइड की गई वोल्टेज के समानुपाती होगा तो उसे बोलते हैं ओम का नियम। अब ओम का नियम आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? V बराबर लगाएंगे इसके निशान की जगह, तो यहाँ पर क्या बनेगा? R हमारा एक स्थिरांक बन जाता है। इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। हमारे पास क्या होगा? I बराबर V/R, जो कि हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है इसके अंदर से? R बराबर V/I। इसके अंदर देखते हैं R बराबर V/I कहीं पर दे रखा है क्या? अब आप हमारे पास इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं मिला तो मैं एक एक ऑप्शन दोबारा आपको चेक करके बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये तो सही है, ओम का नियम लागू हो रहा है यहाँ पर। दूसरा मेरा क्या है? W बराबर I²R, यानी कि P बराबर I²R। यहाँ पर हम अगर वोल्टेज वगैरह का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा हल हो जाता है। जैसे कि पावर है, पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट करता हूँ VI का। VI बराबर I²R। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं? R रखूँगा एक साइड में। जो करंट है मेरा, इस करंट को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो हमारे पास I बराबर VI/I² बराबर क्या है? R। I से I ये कैंसिल बना तो मेरे पास V/I एक, और ये वैल्यू मेरे पास सही है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट एक और वैल्यू दे रखी है आपको, P बराबर VI, ये भी हमारे पास सही होगा। आप यहाँ बोलोगे P कहाँ है? ये मेरे पास W है, यहाँ पर वाट मान रखा है W को यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? W की पावर क्या है? हमारे पास वाट है, इकाई जो दे रखी है तो वो यहाँ पर लिख रखी है। इसीलिए हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B। ओम के नियम के अनुसार हमारे पास B ऑप्शन हमारा इसके अंदर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के उष्मक तंतु का प्रतिरोध दे रखा है 80 ओम और वोल्टेज दे रखी है 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? I बराबर V/R, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। V कितनी दे रखी है? 240। R कितना है? 80 दे रखा है। कैंसिल करूँगा तो क्या बनेगा? 3 एम्पियर मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर, जो कि आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। जो हम वायर बाउंड रजिस्टर बनाते हैं, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। वायर बाउंड रजिस्टर क्या है हमारे पास? जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर्स का टाइप है। वेरिएबल यानी कि हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? वायर बाउंड रजिस्टर कुछ इस तरह से होता है। ये आपने लैब के अंदर देखा होगा, अपनी रियोस्टेट नाम सुना होगा। इस टाइप का एक रियोस्टेट होता है जिसके ऊपर यहाँ पर एक ये बटन होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं, इससे वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो वायर बाउंड होती है हमारी, ठीक है, इसे बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। अब ये जो मेरे पास रजिस्टर है वो कौन से मिश्र धातु से बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ होता है यूरेका का। ठीक है, ये किससे बनाया हुआ है? यूरेका का। अब आपको पता होना चाहिए यूरेका के अंदर कौन कौन सी धातु मिश्र धातु होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो यहाँ हमारे पास यूरेका जो है, यूरेका निकिल, और हमारे पास क्या होगा? निकिल प्लस तांबा, दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं हम? यूरेका बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता चला। एक क्वेश्चन के अंदर हमने 2-3 जानकारी और ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक विशेष सोल्डर घटक जिसका प्रयोग पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो पीसीबी के ऊपर हम लगाते हैं। घटक संयोजन के लिए किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से घटक होंगे?
आपको पता होना चाहिए। सोल्डरिंग करते हैं हम, उसके लिए जो हमारे पास घटक होता है वो लगभग यही यूज़ करते हैं, लेड और टिन हम यूज़ करते हैं। कल इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, तो आपको याद भी होगा। ये हमारा क्या रहेगा, लेड और टिन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। ये क्या दे रखा है आपको, एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, थ्योरी करने के लिए थोड़ी सी मैं जगह ज़्यादा चाहिए मुझे, ये जगह मिल गई मुझे। यहाँ पर क्या है मेरे पास, अगर आपके पास कोई वायर है, उसको मैंने खींच कर बंधाया हुआ है। ठीक है, खींचा मैंने वायर को, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, आर जो मेरा न्यू होगा, जो नया प्रतिरोध होगा वो बराबर किसके होगा, एन स्क्वायर के, और मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, आर ओल्ड के। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कहीं पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, आर जो न्यू निकालेंगे हम, नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, एन का स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एन स्क्वायर का मतलब यही हुआ कितनी गुना हमारे पास बढ़ाई गई है वैल्यू, 2 गुना है या 3 गुना है या 4 गुना है, जितना गुना अगर वैल्यू बढ़ाई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लीजिए इसमें बोला है 3 गुना, तो एन हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। आर ओल्ड आपको दे रखा है, तो जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्या है, एक तार है जिसका प्रतिरोध आपको दे रखा है 10 ओम। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए ये मेरा है आर ओल्ड। ठीक है, 10 ओम दे रखा है आर ओल्ड, अपनी मूल लंबाई की 3 गुना इसको बढ़ाया हुआ है और खींचा है वायर को, तो प्रतिरोध क्या होगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, आर न्यू बराबर एन का स्क्वायर आर ओल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आर न्यू निकालना है हमें। ठीक है, आर न्यू निकालने के लिए एन का स्क्वायर करेंगे। एन कितना है हमारे पास, 3 गुना, 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर हम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। आर ओल्ड कितना है हमारा, आर ओल्ड दे रखा है 10, तो 9 यहाँ पर है, 10 ये है, कितना बन जाएगा, 90 ओम मेरा राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसका होगा राइट आंसर 90 ओम। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर खींचा गया है, अगर मैं दूसरी वायर जोड़ देता हूँ खींचने की बजाय, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट दूसरी वायर जोड़ते हैं बिना खींचे, उसकी जो हमारे पास वैल्यू बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, आर न्यू बराबर क्या होगा, एन, और क्या होगा, आर ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एन का स्क्वायर नहीं होता अगर हम खींचेंगे नहीं तो। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, हमारे पास 3 इसके अंदर प्रतिरोध दे रखे हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का। 3 प्रतिरोध हैं, यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसके अंदर समझाया था। मैंने क्या बताया था, अगर हमारी इस जो वैल्यूज़ है वो अगर सेम रहेगी तो हमारा तुल्यांक जो मान है वो कितना होगा, 4 माना जाता है। अगर वैल्यू हमारी सेम नहीं रहती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू आपकी यहाँ पर सेम नहीं है, तो क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो 2 की पावर में 3 करूँगा तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 8 जो मान मेरे क्या है, संभव है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, पानी भरी बाल्टी में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म क्या है। सप्लाई जो है हमारी वो कौन से टाइप की है, एसी है या डीसी है, किस टाइप की हमारे पास सप्लाई है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर बुलबुले बनते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर जो आयन बनते हैं वो हमारे पास कौन सी सप्लाई होती है, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर डीसी सप्लाई होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन सी सप्लाई होगी, डीसी सप्लाई ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इनमें से कौन सा सही होगा? अगर हमारे पास मान लीजिए कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है और ये जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज है वो मेरे पास क्या होगी? एसी वोल्टेज मेरी होगी Vm साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास होगी। इसके अंदर वोल्टेज अप्लाइड, करंट हमारे पास यहाँ पर करंट होगा जो I होगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया इसके अंदर? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज होती है, मान लीजिए ये मेरी वोल्टेज है, तो करंट क्या होगा? इसी वोल्टेज के फेज में ही होता है, ठीक है। एक ही लाइन में मेरी वोल्टेज होगी, एक ही लाइन में मेरा क्या होगा? करंट होगा। किस केस में? प्योर रेजिस्टिव के केस में। तो क्या होगा? करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, ठीक है। धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ रेजिस्टिव की जगह अगर इंडक्टिव लिख दिया जाए, ठीक है, इंडक्टिव केस लिख दिया जाए। इंडक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? जो हमारी वोल्टेज होगी, करंट हमारा क्या होगा? इस वोल्टेज से पीछे होगा 90 डिग्री, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैग। जो हमारा करंट क्या होगा? लैग होगा 90 डिग्री वोल्टेज से। ये किस केस में होता है? इंडक्टिव केस में। अगर यहाँ पर इंडक्टिव की जगह आपको दे दे कैपेसिटिव केस, ठीक है, अगर आपको कैपेसिटिव केस दे दे तो कैपेसिटिव केस के अंदर क्या होगा? जो मेरी वोल्टेज ये होती है और जो मेरा करंट होगा वो 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री मेरा लीड करेगा, ठीक है। 90 डिग्री मेरा लीड करता है कैपेसिटिव के केस में। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई बहुत बार मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपने डैशबोर्ड पे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको 101% देखने को मिलेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। ओम मीटर मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोधकता हमारी क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोधकता मेरी होती है रो, ठीक है, जिसे लिखते हैं रो से। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होती है ओम मीटर, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमारे पास ये तो होती है रजिस्टिविटी, एक लिखते हैं सिग्मा, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा की इकाई क्या होगी? महो बटा मीटर, ठीक है। ये भी आपको मैंने अलग से बता दिया है। सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये मेरे पास रजिस्टिविटी है, ये मेरे पास कंडक्टिविटी है। ये एक दूसरे से क्या होती है? विरुद्ध होती हैं, अपोज करते हैं एक दूसरे का। ये नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको? ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है ब्रेजिंग करते समय हम क्या करते हैं? पित्तल धातु का यूज करते हैं, ठीक है। ये सोल्डरिंग के अंदर यूज होता है ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? 250 वोल्ट 100 वाट का लैंप है, तो हमारे पास प्रतिरोध क्या होगा? अब आपको पता है P बराबर V² बटा R, ये फॉर्मूला होता है। अब वोल्टेज कितनी दे रखी है? 250 गुना में 250 बटा में क्या होगा मेरे पास? 100, ठीक है। इस R को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, P को मैंने इस साइड ले आया, ठीक है। R निकालना है मुझे यहाँ पर, तो ये मैं कैंसिल करता हूँ, तो ये कैंसिल 25 कितने हो जाएगी मेरे पास? 625 हमारे पास राइट आंसर होगा, 625 ओम, जो कि हमारा सी ऑप्शन इज द राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? जब 200 किलो ओम के हमारे पास 100 किलो ओम के दो प्रतिरोध है और उनको समानांतर क्रम में जोड़ रखा है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, अगर हमारे पास दो प्रतिरोध है, उनकी वैल्यू सेम हो तो क्या करेंगे? उनका प्रतिरोध जो टोटल निकालेंगे तो इनका आधा कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 ओम का प्रतिरोध है, तो इसका आधा क्या होगा? 50 किलो ओम हमारा इसका राइट आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 50 ओम के दो प्रतिरोध दे रखे हैं और समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 25 ओम आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो इस तरह से, बिल्कुल सिंपल रहता है इस तरह में करने के लिए। दिष्ट धारा के मामले में हमारे पास तो डीसी जो करंट है उसके मामले में क्या सही होगा? धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है? नहीं, ये तो गलत है हमारा। धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है? ये भी नहीं होगा। धारा की दिशा समय के साथ बदलती है? कभी नहीं बदलती। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। आपको पता है जो हमारी डीसी सप्लाई है वो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, और जो हमारी एसी सप्लाई होगी वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो कि टाइम के साथ बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो प्रतिरोध है R1 R2 समानांतर क्रम में जोड़ रखे हैं आपने। मैं जोड़ देता हूँ समानांतर क्रम में। ये हमारे पास R1 और R2 है, ये मेरा है R1 और ये मैंने मान लिया R2, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास R2 की वैल्यू मैंने मान ली 1,
तो आगे क्या दे रखा है, R1 का मान R2 से 4 गुना ज़्यादा है। R2 से 4 गुना ज़्यादा है। R2 की अगर 1 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, R1 में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। R1 में हमारे पास विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब आपको पता होना चाहिए, एक बात होती है हमारे पास, जहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारे पास करंट क्या होगा, कम होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। जहाँ पर प्रतिरोध हमारा कम होगा वहाँ पर हमारे पास धारा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हमारे पास इस केस के अंदर यहाँ पर प्रतिरोध कम है तो यहाँ पर धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी R1 के अंदर। और R2 में हमारे पास प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ पर मेरे पास धारा क्या होगी, कम होगी। तो धारा कम होगी यानी कि हमारे पास R2 की 1/4 ही धारा होगी। यहाँ पर जो धारा होगी वो 1/, मेरे पास 4 बन जाएगी धारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कलर कोडिंग के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कलर कोडिंग की टेबल पता होना चाहिए, जो कि क्या होती है, BB रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये हमारे पास कलर कोडिंग होती है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ब्राउन जो कि क्या है हमारे पास, ये 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 से, पहला ब्लैक है उसके बाद ब्राउन है, तो मैंने लिख दिया 1। उसके बाद क्या है, ब्लैक का क्या लिखूँगा मैं, 0। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हरा यानी मेरे पास ग्रीन है, जिसका वैल्यू होती है मेरे पास 10 की पावर 5, माइनस नहीं प्लस में होती है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 10 की पावर 5। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 1 0 ये है और 5 0 ये है, तो 10 की पावर 6 बन रही है। 10 की पावर 6 को हम क्या लिखते हैं, 1 मेगा ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम हमारा कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। और सुनहरा कलर यानी कि गोल्ड कलर की जो टॉलरेंस है वो ±5% होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे, 3 प्रतिरोध है, इनको समानांतर क्रम में जोड़ रखा है। ये मैंने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए समानांतर क्रम में। ठीक है, अब क्या बोला है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, R4 इनके समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। अगर एक प्रतिरोध और है R4 जो कि मैंने इसके समानांतर क्रम में जोड़ दिया तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है R3 सबसे छोटा प्रतिरोध है। जो हमारे पास R3 सबसे छोटा है उससे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कुल प्रतिरोध इससे कम मिलेगी, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। R3 से कम हमारी कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R3 से कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि R3 इसके अंदर सबसे छोटा प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टोटल हमने सारे क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। लगभग आज हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे शायद 21 क्वेश्चन थे, टोटल 21 क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दिए हैं एक एक करके। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और इन्हीं क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो आप 80593, मैं दोबारा लिखता हूँ 80593589667 पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए आप। वहाँ पर आपको डेली की जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं उनकी PDF मिलती है, और डेली मेरी थ्योरी के लेक्चर होते हैं उनकी भी आपको क्या है वीडियोस मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट के साथ। कल होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, आज वाला है 4। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।